कुछ लोग बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय मीडिया है वहाँ पे भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और आप भी क्या ऐसा सोचती हैं, कि भाषा की मर्यादा का जो पालन है वो कोई ख़ास समुदाय और विशेष तबके से आने वाले लोग ही करेंगे? आपको भी ऐसा लगता है कि वहाँ आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोग जो हैं, जिस भाषा में महिलाओं से बात करते हैं, जिस भाषा में वंचित तबकों से आने वाले लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, और उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, एक जो एंकर बैठा हुआ है, आपको कैसा महसूस होता है जब बैठती हैं? तो आपको नहीं लगता कि 5 लोग हैं आपके सामने और आप अकेली हैं? इसको 2-3 तरीके से देखा जा सकता है। जैसे कि पहला, भाषा से पहले ही ये आपके वजूद को चैलेंज कैसे करते हैं, इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। क्योंकि जेएनयू से हैं हम लोग, और आपको ही पता है एक्टिविज्म वगैरह से निकले हुए हैं, तो कभी भी ये जो होता है शोशा, उसमें किसी तरह का कोई खास रुचि नहीं हुआ, एज इन मेकअप वगैरह। तो पहले ही जब हम एंटर करते हैं, पहले ही दिन जब मीडिया में जाते हैं, मुझे ये सुनने को मिलता है, आप फाउंडेशन लगा के क्यों नहीं आती, थोड़ा ग्लो करेगा स्किन। हाँ। तो ये जो ग्लो वाली बात है, मुझे लगता है कि रंग भेद को अब दूसरे तरीके से परिवर्तित कर दिया है, ग्लो दिखना, डल दिखना, कि अब ये नहीं बोलेंगे ना आप गोरी हो जाएंगी। हाँ। तो पहले ही आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की एक कोशिश थी, ये मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ने की। मैंने बोला मुझे इन चीज़ों में कोई खासा रुचि नहीं है, जितना मुझे पसंद है मैं उतना ही करूँगी। दूसरी बात कि आपको मेरे तर्कों से मतलब होना चाहिए, ना कि मेरे चेहरे के रंग से। जी। तो जब वहाँ बैठती हूँ, तो आपने कहा कि 5 लोग होते हैं, घबराहट होती है या क्या होता है, मुझे लगता है कि जो बैठते हैं एक विश्लेषक की भूमिका में, आरएसएस सपोर्टर जिनको पत्रकार बना के लाया जाता है, और भाजपा वाले तो हैं ही हैं, सपोर्ट में कुछ एंकर्स भी उतर जाते हैं, क्योंकि वो उनसे सवाल तो करते नहीं, हमारे खिलाफ जहर उगड़ने के लिए बैठते हैं। पर मुझे लगता है कि वहाँ मुझे उससे घबराहट नहीं, मजबूती मिलती है। बताती हूँ क्यों। जैसे ही डिबेट ख़त्म होता है, बाहर निकल रहे होते हैं, तो जो सबसे आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, वहाँ का गेट कीपर, गेटमैन जो वहाँ पे खड़ा है, वॉचमैन, वो हम या वॉच पर्सन जो भी है, आकर के मुझे बोलता है, दीदी आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा। जी। एक बार राष्ट्रपति भवन गई थी, उसके सामने में होता है, वहाँ पे लगाते हैं विजय चौक पे, कैमरा वगैरह लगा के काम करते हैं, वहाँ गई थी। झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति ने मुझे बोला, दीदी आप बोली तो मन खुश हो गया। ये मेरी ताकत है। ये लोग जो वहाँ रिप्रेजेंटेड नहीं है, आज तक रिप्रेजेंटेशन को मिला नहीं, जो बहुसंख्यक आबादी है, जिनका हक कोई और खा रहा है, अगर मैं उस तबके से स्ट्रगल करके वहाँ पे पहुँची हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि इन तबकों की बात मैं वहाँ पहुँचाऊँ। तो मेरे कंधे तो और भारी हैं, इस कहते हैं ना कि एक दायित्व है मेरे ऊपर, और मुझे लगता है कि ये दायित्व को मजबूती से रखने की ताकत भी इन्हीं लोगों से आती है, और इसीलिए मुझे कोई घबराहट नहीं होती है। मुझे देख के उन्हें घबराहट ज़रूर हो रही है आजकल। जी। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला कि आरएसएस का इस देश की आज़ादी में योगदान है, और आप लोग बोलते हैं कि आतंकवादी की जगह जातंकवादी आप लोग बोलते हैं उनको। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, जबकि मोदी जी तो प्राचीर से बोल रहे हैं लाल किले की? मोदी जी तो एक और बात भी बोले थे 2016 में, 22 फरवरी की घटना है, कि देश के जो एनजीओज हैं वो मोदी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं आरएसएस की तरफ इशारा तो नहीं था? और दूसरी बात कि मोदी जी का ये बोलना कि वो एनजीओ है, छोटा कर दिए, और अच्छी बात है, छोटा कर दिए। देखिए आरएसएस की भूमिका क्या है मैं बताती हूँ। आरएसएस देश में एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ लड़ाई लगवाता है, देश में आग लगवाता है। इसका कारण बताती हूँ। आप प्यारेलाल जी जो पर्सनल सेक्रेटरी थे गांधी जी के, उन्हें एक किताब लिखी, गांधी द लास्ट फेज। उसमें उन्होंने लिखा कि जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी को, वो दिन था शुक्रवार, और आरएसएस के कई सारे ऑफिसेज में ये खबर पहुंचाई गई थी कि आप शुक्रवार को रेडियो खोल के बैठिएगा, कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, जिस दिन बापू की हत्या हुई। कई जगह मिठाइयाँ बटी, ये भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरएसएस से निकला हुआ हर आदमी कैसे, क्योंकि आदमी ही बोलूंगी, आरएसएस महिलाओं को जगह नहीं देती है, उसमें भी एक जात, उसमें भी एक गोत्र, मतलब कहते हैं ना एक गोत्र का है उस पर कब्जा। ये लोग कैसे देश को तोड़ने के लिए हमेशा साजिश रची। सिर्फ जिन्ना की पार्टी के साथ जाकर चुनाव नहीं लड़े हैं पावर इंजॉय करने के लिए। सावरकर ने भी खुद अध्यक्षता का भाषण था बंगाल में उनका किसी चीज़ का, सावरकर कह रहे थे उसमें कि ये जो आरएसएस मतलब जो हमारा मतलब जो हम चुनाव में जा रहे हैं, हम ये सोच समझ के जा रहे हैं कि कहाँ से हमको पावर मिलेगा, मतलब आपको पावर मिलेगा तो अब तो जिन्ना के साथ भी काम किया। उन्हीं की पार्टी ने, मतलब जिन्ना के नाती ने इनको फंडिंग दी थी
इनका जो पहला अधिवेशन ही हुआ था मुंबई में, 20 लाख से ऊपर की पैसे उनको दिए गए थे। मैं 1980 की बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कोई तार तो उधर से भी जुड़ा हुआ दिखा रहा है। और कई बार कई लोग को आप कहते सुने होंगे कि आरएसएस, अखिलेश जी ही तो बता रहे थे कि अंग्रेज़ों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ छोड़ रखा है इस देश को ख़राब करने के लिए, खोखला करने के लिए। और आरएसएस मतलब इतने गए गुजरे लोग हैं ये। आप खुद सोचिए, दीपेंद्र डी.एन. झा की एक किताब है गांधीज असैसिन, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि मैं बार बार बापू का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये लोग वो दाग धुलना चाहते हैं। ये कहते हैं कि गोडसे उनके संगठन से नहीं जुड़ा था, जबकि गोडसे को जब पकड़ा गया तो पुलिस को जो उसने अपना बयान दिया, बयान में बोला कि मैं आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों के लिए एक साथ काम कर रहा था। उसने कभी नहीं कहा कि मैं इससे अलग हो गया। भले आरएसएस उसको अलग बताती है, उनके भाई जो है गोपाल गोडसे, उन्होंने भी कहा कि मेरा भाई कभी आरएसएस छोड़ा ही नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तार तो इनके जुड़े हैं। बंच ऑफ थॉट्स इनसे निकला हुआ गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स में लिखता है हम तिरंगे के खिलाफ हैं, हम संविधान हमें पसंद नहीं क्योंकि उसमें हमारा अपना कुछ नहीं, इमिटेटिंग है। मतलब बेसिकली बाबा साहब को इन्होंने कहा कि वो कॉपी करते हैं, उनके अंदर मेरिट नहीं है। क्योंकि आप ये कह दीजिएगा संविधान कॉपी की गई, मतलब कि किसी को कुछ नहीं आता है, कॉपी कर लिया गया, आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो हमेशा से ये लोग खिलाफ रहे हैं। गोलवलकर हो गए, हेडगवार हो गए, सारे के सारे वहां से निकले जितने भी लोग हैं, के सुदर्शन, वो तो आगे चल करके आप देख लीजिए उनके साथ उनकी एक इंटरव्यू है, क्या नाम था जिन्होंने मोदी जी को पानी पिलाया था, थापर जी, उनके साथ ही उनकी इंटरव्यू है जहां पर वो कहते हैं कि संविधान का हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं मानते। और अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस से ही निकले हैं, वो भी संविधान समीक्षा समिति का गठन करवाए। तो ये सारे लोग हमेशा से जो संविधान के खिलाफ है, जो संगठन, उसका मतलब वो देश के खिलाफ है। संविधान देश की आत्मा है, और जो आत्मा के खिलाफ वो शरीर के साथ कैसे होगा। तो सीधी बात है, ये लोग देश विरोधी संगठन। तो मैं ये पूछ रहा था कि गोलवलकर ने अपनी किताब में भी लिखा है कि 3 रंग अपने आप में अशुभ है और ये नहीं होना चाहिए। अभी भी एक यतीन नरसिंहा, क्या उसका नाम है, अभी कल या परसों वो बोल रहे थे कि भाई भगवा होना चाहिए, तिरंगा नहीं, आज़ादी के दिन ही शायद। मेरा ये सवाल है कि ये बार बार ये प्रश्न उठता है कि आरएसएस का आज़ादी की लड़ाई में योगदान नहीं है। आप भी बोल रही हैं, नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किसी भारत के किसी संगठन का नाम लेकर प्रधानमंत्री की गरिमा का हनन तो नहीं किया है। बिल्कुल किया है। आपको वहाँ पर तो ये बताना चाहिए था ना कि एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे लगता है कि देश के किसी प्रधानमंत्री का, मैं कह रही हूँ, उठा करके आप भाषण सुन लीजिएगा ना, इनके सारे स्पीचेस से लाख गुना बेहतर है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी देश के लिए सिर्फ एक ही अच्छा काम कर सकते हैं, एक ही, क्योंकि अभी तक कुछ किए नहीं है। एक अच्छा काम करिए, आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, सिर्फ यही आप देश हित में कर पाइएगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया, आप वीपी सिंह जी को सुनिएगा, उनके प्रधानमंत्री स्पीच में जब लाल किले से वो बोल रहे थे, लाल किले से जब वो भाषण दे रहे थे, 15 अगस्त का ही दिन था, उसमें उन्होंने बोला कि देश में 2 लोगों का सम्मान हमेशा होना चाहिए, किसान और जवान। क्या इन्होंने किसानों या जवानों का सम्मान कभी किया? किसानों में 700 किसान शहीद हुए, किसान प्रोटेस्ट करते हुए, क्योंकि इनको अपने 2 दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाना था। जवानों की बात करते हैं, गलवान में लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए, इन्होंने उसको नकार दिया, बोले चीन हमारी सीमा में घुसा ही नहीं। अब इसका फ़ायदा चीन उठाता है। चीन बोलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना है कि चीन नहीं घुसा, इसका मतलब भारतीय हमारी सीमा में घुसे थे, इसलिए हमें मजबूरन उनको मारना पड़ा। तो आपने अपनी शहादत को इनको नकार दिया। इनके मंत्री लगातार, देख लीजिए आप, सोफिया कुरैशी के लिए क्या भाषा इस्तेमाल की है, हमारे जवानों के लिए क्या भाषा इस्तेमाल की, इनकी ट्रेनिंग ही है। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये आरएसएस की महिमा मंडन नहीं कर रहा है, ये नब्ज टटोल रहे हैं देश की, किसी दिन गोडसे की भी महिमा मंडन करेंगे, क्योंकि इनका आरएसएस का ट्रेनिंग ही वैसा होता है कि गांधी को पार्टीशन के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। आप खुद देख लीजिए ना, एनसीईआरटी का आया है ना कल ही मॉड्यूल, पता चला कि उसमें चेंजेस किए हैं और तस्वीर लगाई है गांधी जी की कि ये लोग जिम्मेदार थे। जिन्ना के बारे में भी बोला, मुखर तौर पर किसके बारे में बोला, कांग्रेस के बारे में, और गांधी जी की तस्वीर लगाई। क्या आप साबित करना चाहते हैं कि देश को बांटने वाले बापू थे, जबकि 2 नेशंस थ्योरी तो आपके सावरकर ने दी, और आप हमेशा से चाहते थे कि देश में बंटवारा हो धर्म के आधार पर। ऐसे संगठन का सपोर्ट करना ही दिखाता है कि आपने प्रधानमंत्री पद को उस लायक नहीं रखा, आपने उसकी गरिमा का हनन किया, और इसलिए देश हित में काम करिए, जल्द से जल्द इस्तीफा दीजिए, क्योंकि वैसे भी आप वोट चोरी से बने हैं। वोट चोरी नहीं होती तो मैं तो वोट चोरी छोड़िए, आप वोट चोरी भी करवा लीजिए, पूरा ईसीआई को मिला लीजिए, बिहार आइए, तेजस्वी जी के सामने खड़े हो जाइए, जमाना न जब्त हो गया तो कहिएगा, क्योंकि ये लीडर नहीं है, अब इनको कोई लीडर नहीं मानता है, इनको डीलर मान रहा है देश। जी, एक बात और कि आपने एक्सपेक्टेड किया कि जो विजय सिन्हा जी हैं
वो अपनी उम्र छुपाते हैं। आपने बताया 57 दिया है, कहीं 59 दिया है, कहीं 60 दिखा रहा है। क्या है इसमें रियलिटी? उम्र कैसे छुपा सकते हैं इतना चुनाव लड़ने के बाद भी? मतलब आप खुद सोचिए ना, उनका एपिक नंबर ही अलग अलग है 2 जगह, उसके बाद दोनों जगह पे अलग उम्र है, अफिडेविट जो दिए हैं उसके हिसाब से भी अलग उम्र है, और उम्र का बड़ा खेल करते हैं ये लोग। सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका 2010 में 28 साल उम्र था, 2020 में वो 53 साल के हो गए। कैसे 20-22 साल? जनरली कोई भी व्यक्ति ग्रो करता है, एक साल में 1 साल ही बढ़ेगा ना, 23 साल 10 साल में कैसे बढ़ जाएगा? तो ये अंतर दिखाता है कि ये लोग कैसे सरकार चला रहे हैं, कैसे क्या कुछ कर रहे हैं, सिस्टम इनके कंट्रोल में, इसीलिए वो लोग बने हुए हैं। और अगर बात करूं सम्राट चौधरी की, विजय सिन्हा तो फाउल माउथ है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, गंदा ही बोलते हैं। तो और आपकी पार्टी के तेज प्रताप जी बोल रहे थे एक संत आदमी है। देखिए, मेरा ये मानना है और पार्टी का ये टेक है कि अच्छा, अगर संत भी कोई व्यक्ति होगा तो वो तो रियलिटी में वो ऐसा संत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने ये भी देखा है ना कि भगवा धारण करके कैसे एक जाति के लोगों को मरवाया जाता है इस देश में। हमने तो ये भी देखा है, बॉम्ब ब्लास्ट करवाए जाते हैं। तो ये किस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं? बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, एक जाति को, अपने जाति को डीएम बनाना, एसडीएम बनाना, बाकी का इनकाउंटर्स करवाना। नहीं हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? कहाँ नहीं हो रहा है? बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, भले क्लीन चिट मिल गया, लेकिन किस तरीके से बाकी सिस्टम की भूमिका उसमें थी वो भी संदेह के घेरे में है। लेकिन बात यह है कि रावण भी आया था तो वही चोला पहन के आया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई संत हो गया तो वो रियलिटी में संत है। संत होते हैं संत गोरखनाथ जैसे लोग। मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि योगी जी अपने आप को दिखाते हैं कि हम नाथ पंथ से हैं, योगी हैं। पर आप अगर गोरखनाथ सेक्ट के बारे में पढ़िएगा, अभी खुद एक बहुत बेहतरीन किताब आई है जिसके बारे में कल अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया है, और लालू जी और नलिन जी ने मिलकर वो किताब लिखी है, लॉर्ड ऑफ लव करके किताब है, जिसमें अलग गोरखनाथ के से निकले हुए जो अलग अलग बैलेट्स है उसका जिक्र है। तो मैं गोरखनाथ पंथ का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि कोई भी समझेगा, योगी जी को देखेगा तो सोचेगा हिंदुत्व, कट्टरता, ऐसी बातें सोचेगा, पर गोरखनाथ पंथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। उस पंथ को मानने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उसमें भी वीवर्स जो बुनकर समुदाय से आते हैं, किसान समुदाय से आते हैं, ये लोग थे उस गोरखनाथ पंथ में। तो वो तो कहते हैं ना कि एक हिंदुस्तानियत उसकी मिसाल हुआ करता था, और मतलब कहते हैं कि वंचित तबके के लोग थे उसमें, पर उसको खराब किया गया, उसको डिफाइल किया गया दिग्विजय नाथ के द्वारा, अवैधनाथ के द्वारा, और उसके बाद योगी जी के द्वारा। क्योंकि अब कोई भी इस देश में नाथ पंथ को देखेगा तो नहीं समझ पाएगा कि उसकी कितनी खूबसूरती हुआ करती थी, कितना वो अपने आप में एक ऐसा पंथ था जो सबको सहेजने और समेटने वाला था, सौहार्द के लिए था। तो मुझे ये लगता है कि इसीलिए किसी को संत बोलने से पहले ये सोचना होगा कि वो सिर्फ कपड़े का संत है या फिर भीतर से संत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो संत बन करके बलात्कार भी किए हैं और जेल में भी हैं। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कबीर ने लिखा है, बड़ा अच्छा। मैं बस उधर पर हाँ, मैं ये बात क्लैरिटी के साथ कह देना चाहती हूँ कि इसका विजय सिन्हा जी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, भले वो गंदा बोलते हैं, अशोभनीय बोलते हैं, और सम्राट चौधरी जी तो खैर ये भी कहते हैं कि मैं यहाँ पहुँच गया लालू जी को गाली दे दे करके। तो बिहार की राजनीति की धुरी ही लालू जी हैं, सबकी आत्मा में ही है। तो किसी को बड़ा बनना है और किसी को आगे बढ़ना है भाजपा में, तो बिना गाली दिए आगे नहीं बढ़ सकता है। ऑल्दो वो खुद से भी मानेगा कि लालू जी ने उसके समाज के लिए भी कितना कुछ किया, फिर भी मजबूरी है, आरएसएस गाली दिलवाएगा ही। एक मीटिंग में कुछ लोग बात कर रहे थे कि लालू जी के खिलाफ नहीं बोलना है, तेजस्वी यादव। वो वीडियो आपने देखा था? बिल्कुल देखी है, बिल्कुल देखी। उसमें रियलिटी है कि ऐसे किसी ने? नहीं, रियल वीडियो है वो। अच्छा। कहीं से फेक नहीं है, फर्जी नहीं है, वहाँ खुद बोल रहे हैं। क्योंकि बोला ना मैंने आपको, इनको पता है कि लालू जी के खिलाफ नहीं सुन सकता है दलित, बैकवर्ड तबका, वंचित समुदाय, लिबरल लोग भी नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने, लालू जी ने, उन्होंने जो काम किया है वो सदियों में एक बार होता है।